हाँ जी। चलिए जी। पेपर कैसा गया आप लोगों का? अच्छे से? 50 के 50 क्वेश्चन? ऐसा कोई बच्चा है जिसके 50 के 50 ठीक है? एक? हाँ तो अच्छी बात है। 5 गलत होने तक मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि 50 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं सेल बाय होके। समझ रहे मेरी बात या नहीं? सेल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है, या बायोमोलिकुलर भी साथ में जोड़ दें, तो ऑन एवरेज 13 क्वेश्चन, 13 15 तक आते हैं। सही है बात या नहीं? उसमें से भी अगर 5 क्वेश्चन तक मैं गलत अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर आपके 5 गलत हैं तो बाकी लोग हाथ उठाओ कितने हैं ऐसे। 5 तक गलत मैं झेल सकता हूँ। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते, शक्लें याद रहती हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर भी अच्छा नंबर है। पेपर पे और एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी की लाइनें थी एज इट इज, है ना? नीट में ऐसे ही पेपर आता है, ना ज्यादा टफ, ना ज्यादा इजी, ना मॉडरेट, मतलब सिंपल सा रहता है मामला। हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वैसे ही मैंने कोशिश करी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अगर पेपर इसको सॉल्व, पहली बार था आपका ये पेपर, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही होगी ज्यादातर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की, है ना? तो उनको यही नहीं पता कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करें कौन सा नहीं करें, है ना? धीरे धीरे सीखोगे आप इन चीजों को, तीसरे टेस्ट तक आते आते आप थोड़े फैमिलियर हो जाओगे। और उसके बाद ही फिर मैं देखना शुरू करूंगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। पहले 3 टेस्ट तक तो कोई मतलब नहीं रहता मुझे। ये है कि भाई सिलेबस कम है और क्वेश्चन नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चा कर लेता है इजीली, है ना? तीसरे टेस्ट के बाद देखेंगे, जब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा, फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई कौन कहाँ स्टैंड करता है, फिर उसको वहीं से काम करवाना शुरू करते हैं। ठीक है बात या नहीं? और इस बात से कभी दुखी नहीं होना है कि भाई अगर मेरे 200 नंबर हैं, मेरे 500 नंबर हैं, तो आपके 700 भी आ सकते हैं। बस उसका तरीका है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्लासेस के साथ चलते चलते। चलिए जी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यश है, अदीबा और मोनू, तीनों को नमस्ते है। और आगे बढ़ेंगे अब अपने, है ना? आज मैं आपको सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस तो मियोसिस का बता चुका था लास्ट लेक्चर में, है ना? मियोसिस तो हो गया था। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं सेल डिवीजन के बारे में जो मेरे को करनी है आपसे, फिर उससे आगे बढ़ना है, ठीक है? इसमें एक तो रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है। रेगुलेशन है या कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है। इन्हें हम क्या चेक पॉइंट्स के नाम से भी पढ़ते हैं। 3 चेक पॉइंट याद करने हैं आपको। एक तो G1S, दूसरा G2M, और तीसरा मेटाफेज से एनाफेज की तरफ मूवमेंट जब होता है तब। हमने सेल साइकिल का जो डायग्राम पढ़ा था, सेल साइकिल के डायग्राम में हमने कहा कि भाई जैसे ये हमारे पास सेल साइकिल था, ये फेज है G1 फेज, S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, यही था। तो ये फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, यही पढ़ा था ना हमने। तो पहला जो चेक पॉइंट होता है, फर्स्ट चेक पॉइंट, वो होता है G1 से S की तरफ जब आते हैं तब। जैसे आप ना ये समझो कि मोबाइल में आपने गेम खेला हो कभी, रेस वाला, है ना, रेसिंग वाला। तो उसमें क्या टाइम के साथ वो चेक पॉइंट क्रॉस करना होता है आपको। अगर आप वो चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं तो आप नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्टेज में जा पाते हैं। और अगर आप वो चेक पॉइंट क्रॉस नहीं करते तो आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाते। ऐसा कुछ यहाँ पर भी है कि G1 से आप कौन सी फेज में आ रहे हो, एस फेज में। तो ये आपका पहला चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पर आपको ये चेक करना है कि एस फेज चलाने के लिए आपको जो डीएनए चाहिए, क्या वो प्रॉपर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि एस फेज के अंदर क्या होना शुरू होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो कंपोनेंट्स पूरी तरह से बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डीएनए कंप्लीट तो है, उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ,
ये सारी बातें आपको देखनी है कहां पर, G1 से कहां जाते टाइम, एस फेज में जाते टाइम। सही है बात या नहीं? इवन आपको सेल की ग्रोथ को भी चेक करना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ा है या, क्योंकि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ता है तभी तो सेल डिवीजन के लिए जाती है। और जब भी सेल डिवीजन के लिए जाती है तो पहले किस में आती है, एस फेज में। और हमने कहा कि अगर वो एस फेज में आ गई तो फिर तो पक्का डिवाइड करेगी करेगी, हाँ या ना? तो आपको इस चेक पॉइंट में एक तो देखना है कि भाई सेल की जो ग्रोथ है वो अप्रोप्रिएट हुई है या नहीं हुई है। दूसरा आपको ये देखना है कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये पूरी तरह से बन चुके हैं या नहीं बन चुके। जैसे आपको यहां चाहिए बच्चे डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट्स, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। और हमने कहा कि जिस फेज में जो काम होता है उससे ठीक पहले वाली फेज में उस फेज की तैयारियां की जाती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर वो फुलफिल करते होंगे आप, तभी तो आप एस फेज में एंटर कर पाएंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल दो अच्छे से ना। और इवन आपको यहाँ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी देखना है कि भाई सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर जो डबलिंग होनी थी वो हो गई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद फेज कौन सी आएगी, एस। एस के बाद क्या फेज चलेगी, भी पहला चेक पॉइंट क्रॉस किया तो सीधा G2 में थोड़ी आ गए आप। पहला चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप एस फेज में चलते हैं। एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो फिर आप जाएंगे कौन सा चेक पॉइंट पे, सेकेंड चेक पॉइंट पे, जो कि G2M का होगा। क्योंकि एम फेज की पहली फेज का नाम प्रो फेज है, हाँ या ना? तो इसे हम बोलेंगे G2, ये सेकंड चेक पॉइंट है। इसमें क्या चेक करोगे, एक तो आपको यहां चेक करना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। भी आप सोचो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उससे एक दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, और डीएनए वास्तव में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो है। तो आपको यह देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ गया, या कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कम रह गया हो, या डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। क्योंकि आपने जैसा डीएनए लिया सेम टू सेम वैसा ही तो कॉपी तैयार करनी है आपको। तो कॉपी बनते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ये सब आपको देखना है कहां पर, G2 से कहां जाते टाइम। और साथ ही साथ आपको यह भी चेक करना है कि जो कंपोनेंट्स हैं किसके लिए, एम फेज के लिए, उनका प्रॉपर सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमें यहां एक लाइन लिख के दी थी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कि भाई G2 फेज में, ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस। ऐसे लाइन थी 163 नंबर पेज की लास्ट लाइन, कि जो प्रोटीन, और मैंने यहां एग्जांपल में लिया था ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो मैंने कहा था एम फेज में जाके, प्रो फेज में जाके जब स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होंगे तो उन स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगी ट्यूबुलिन प्रोटीन। लेकिन उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस तो G2 फेज में ही होगा ना। तो आपको उन कंपोनेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई वो प्रॉपर सिंथेसाइज हुए हैं या नहीं हुए। सही है बात या नहीं? अगर एनिमल सेल है, क्या है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गया है या नहीं हो गया है। क्योंकि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के बाद ही तो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट। क्योंकि दोनों सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एनिमल सेल में एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये सेंट्रियोल्स पहुंचेंगे अपोजिट पोल्स पर, और दोनों पोल्स पर बीच में क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। और फिर तीसरा चेक पॉइंट आता है मेटाफेज से कहां आना, एनाफेज में। मेटाफेज से एनाफेज में जब आप चेक पॉइंट की बात करते हैं तो यहां क्या आप चेक करेंगे, एक तो आप याद करेंगे कि भाई अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन स्पिंडल फाइबर्स, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स पर प्रॉपर अटैच हुए हैं या, क्योंकि अटैच होंगे तभी तो कहां आएंगे, मेटाफेज प्लेट पर। मेटाफेज
प्लेट पर, सही है बात या नहीं। फिर आपको यह भी देखना है कि भाई सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या एंजाइम्स, इनका सिंथेसिस हो चुका है या नहीं। क्योंकि मेटाफेज में जब क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर आकर अरेंज होते हैं तो उसके ठीक बाद आपको सेंट्रियोल का क्या करवाना है और सेंट्रोमियर का क्या करवाना है? स्प्लिटिंग, जिससे दोनों काइनेटोकोर क्या हो जाएं। और याद करिए कि स्प्लिटिंग ऑफ द काइनेटोकोर या स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। इसको तोड़ने का काम स्पिंडल फाइबर नहीं करते, ऐसा हमने पढ़ा था। यस और नो? इसे तोड़ने का काम स्पिंडल फाइबर नहीं करते, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ऐसा? यस और नो? अच्छे से, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको यह देखना है कि डीकंडेंसेशन फैक्टर का सिंथेसिस हो गया है या नहीं। आप समझना, प्रोफेज में आप क्रोमोसोम को कंडेंस करते हैं, मेटाफेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होता है, हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई साइटोकाइनेसिस कब शुरू होता है? साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में। लेट एनाफेज में जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और इक्वेटर खाली हो जाता है तो वहीं पर प्लेट फॉर्मेशन और फरो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा था टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली कंप्लीट होती है, हुई थी ना अपनी ऐसी बात। तो मुझे ये बताओ कि भाई साइटोकाइनेसिस कब शुरू होता है। तो इसका मतलब जो साइटोकाइनेसिस है वो लेट एनाफेज से शुरू हो रहा है, तो क्रोमोसोम लेट एनाफेज से डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, हाँ या ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कंडेंसेशन तो तभी शुरू, डीकंडेंसेशन तो तभी शुरू हो गया था जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चल रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि मेटाफेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होता है। भी बच्चा मुझे आके ये भी तो काउंटर कर सकता है, जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं है, कि सर आपने कहा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड है, तो क्रोमोसोम तो वो एनाफेज में भी है, तो आपने एनाफेज में उसको फुल्ली कंडेंस क्यों नहीं कहा। तो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये बात कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बाद, सेंट्रोमियर की, जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चलते हैं, जब हमने कहा था कि सेंट्रोमियर तो होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और आर्म्स होती हैं इक्वेटर की तरफ, ट्रेलिंग बिहाइंड वाली लाइन पड़ी थी एनसीईआरटी से, हाँ या ना। तो आप बताइए कि आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स जब क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ चलना क्या हो जाते हैं, डीकंडेंसेशन भी तभी शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एनाफेज का क्रोमोसोम मेटाफेज के कंपेयर में थोड़ा लंबा होता है। सही है बात या नहीं? तो प्रोफेज में तो क्रोमोसोम क्या होना शुरू होते हैं, कंडेंस। मेटाफेज में क्रोमोसोम फुल्ली, और लेट एनाफेज से क्या शुरू हो जाता है। तो अगर आपको एनाफेज में क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन करवाना है तो डीकंडेंसेशन फैक्टर का भी तो काम होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अब बात आती है कि सर आपने हमें 3 चेक पॉइंट बताए, तीनों चेक पॉइंट्स पे क्या क्या चेक हो रहा है ये भी हमें समझ में आया कि भाई G1 से S में आते टाइम क्या करना है, G2 से M में आते टाइम क्या करना है, मेटाफेज से एनाफेज में आते टाइम क्या करना है। लेकिन ये सब चेक हुआ कैसे, कौन ऐसा है जो कंट्रोल करता है इस काम को। तो हम कहते हैं वो डीएनए खुद कंट्रोल करता है। लेकिन क्या डीएनए खुद अपने आप ही कंट्रोल करते हैं? तो हम कहते हैं नहीं, ये करता है कंट्रोल एंजाइम्स की हेल्प से। याद करिए मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते टाइम एक बात बताई थी कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनाती है प्रोटीन, और प्रोटीन बनते हैं एंजाइम, और एंजाइम चलाते हैं किसी मेटाबॉलिक फंक्शन को। तो अल्टीमेटली ये जो चेक पॉइंट है सेल साइकिल के, इनको भी तो एंजाइम्स ही कंट्रोल करते होंगे। आप उन एंजाइम्स का नाम याद करेंगे, सीडीकेज। आप बताइए, बोलो, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज एंजाइम्स, क्या बताएंगे आप इनको। अब ये बताइए कि जो सीडीकेज हैं कौन है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप बताइए कि साइक्लिन एक प्रोटीन है, क्या बोलेंगे आप, साइक्लिन एक प्रोटीन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
जैसे आप G1 से S फेज में आते हैं तो यहां काम करने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? एस साइक्लिन। और ये साइक्लिन प्रोटीन जो है वो एक्टिव करती है कुछ एंजाइम्स को, जिनका नाम क्या है? सीडीकेस। वो एंजाइम होते काइनेज हैं। आप याद कर लीजिए आज के बाद कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन इज एन एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। कौन? सेल डिवीजन या सेल साइकिल। और एटीपी के खर्चे की बात जब भी आएगी ना बच्चे, आप नाम याद करना काइनेज। क्या याद करना? तो सेल साइकिल कौन से एंजाइम्स के कंट्रोल में है? तो आप बताइए काइनेज। क्या ये काइनेज अपने आप काम करते हैं? आप बताइए नहीं, किस पे डिपेंड करते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऐसे साइक्लिन जो एस फेज को चलाने के लिए काइनेज को एक्टिव करे, उनको क्या बोलेंगे? एस साइक्लिन। ये बातें बच्चे एनसीईआरटी में है नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन नीट में नहीं, एआईपीएमटी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा था लास्ट लेक्चर तक मैं आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने कहा ये भी कि एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जो बातें आपको पढ़नी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल, और मैं आज आपको बता भी रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि भाई G1 से एच फेज में जब आते हैं तो कौन सी प्रोटीन है? एस साइक्लिन। और जब G2 से एम में जाते हो तो एम साइक्लिन आपको याद करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और यहां जब थर्ड पढ़ते हैं ना तो इसके लिए आपको याद करना है APC, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या APF, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फैक्टर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और ये वास्तव में साइक्लिन प्रोटीन ही होती है। क्या होती है? साइक्लिन प्रोटीन ही होती है। और ये साइक्लिन प्रोटीन बच्चे यहां रेगुलेट करती है कि किस टाइप का काइनेज काम करेगा और किस टाइप के इवेंट्स होंगे किस दौरान, सेल साइकिल के दौरान। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आपको पता चलेगा कि उल्टे वाई जैसी एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें लीडिंग और लैगिंग स्टैंड होता है जिसमें ओकाजाकी सेगमेंट बनते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम की बात है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी सेल में रेप्लिकेशन फॉर्क स्टॉल्ड हो चुका है, हैज बीन स्टॉल्ड, हो चुका है क्या रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण, तो प्रीडोमिनेंटली अब कौन सा एक्टिवेशन होगा? चेक पॉइंट। तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था G2M। तो आप बताइए कि अगर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, अभी बना, बनेगा, तो आएगा G1S, चेक पॉइंट पहला। और अगर रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका है, इसका मतलब पहला चेक पॉइंट तो आप क्रॉस। तो अब कौन सा एक्टिवेट होगा? सेकंड वाला। और अगर वो कहें कि स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है, तो अब बताओ प्रीडोमिनेंटली कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव होगा? तो आप बताइए थर्ड चेक पॉइंट जिसमें एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और एग्जाम में 2 बार क्या पूछा जा चुका है? चेक पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है बात या नहीं? हाँ या ना? तो आप बताइए कि कंप्लीट सेल साइकिल कंट्रोल में है किसके? डीएनए के। एनसीईआरटी पेज नंबर 163 देखो आप, 162 सॉरी। चैप्टर आपका है 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सेल साइकिल वाले पैराग्राफ का। आप इस सेल साइकिल वाले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप सेल साइकिल की सारी बातें समझ पाओगे। वो कह रहा है कि भाई सेल साइकिल के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन और साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होना दोनों ही जरूरी है। बेटा दोनों के पास एनसीईआरटी नहीं है, है? एक एनसीईआरटी दो इनको बेटा। फोन में तो घर पे भी देख लेती हैं आप। हथियार मत छोड़ो भाई अपने, है ना? जो आपका माइंड है वो प्रॉपर काम बुक्स के साथ करता है। किसके साथ करता है? बुक्स के साथ। मोबाइल के साथ करता है तो मोबाइल में जितने भी आपके फोन नंबर, इवन आपके फैमिली मेंबर्स के भी जो डाले गए हैं, सेव किए गए हैं, अगर आपको याद हो तो आप खड़े हो जाओ सारे। हाँ सारे तो पूछ रहा हूं मैं, सारे याद हैं? कितने नंबर हैं घर के? मैं कह रहा हूं जितने मोबाइल में हैं तेरे, वो तो किसी को याद नहीं है ना।
मेरे को भी याद नहीं है। तो इसका मतलब मोबाइल की मेमोरी अपनी खुद की और हमारी मेमोरी खुद की है, तो दोनों की मेमोरी को मिक्स मत करो, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी काम नहीं आएगी आपके, आपके काम आएगी आपकी खुद की मेमोरी, और वो आपकी बुक्स के साथ चलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, तो इसलिए किताब के साथ होना होता है हमेशा, हथियार नहीं छोड़ने अपने। ठीक है बात या नहीं? हाँ, शुरू शुरू में ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं पहले दिन ही बच्चों को कह देता हूँ मैं नोट्स ही बनवाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बच्चा सोचने लगता है कि यार ये मास्टर नोट्स नहीं बनवाएगा तो पढ़ाएगा पता नहीं क्या। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन मेरे साथ पढ़ते टाइम आपको ये पता होता है कि आप एनसीईआरटी में कौन से लाइन, कौन से पेज नंबर पर कौन से वर्ड को पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मैं ऐसा इसलिए करता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को नोट्स नहीं लिखवाने आते, सब आता है मुझे। ऐसा भी नहीं कि मैं सुंदर सुंदर डायग्राम बना के मैं आपको टाइम नहीं दे सकता कि इनको बनाइए आप, सब कर सकता हूं मैं। लेकिन मुझे पता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ना है, आज जो सिनेरियो चल रहा है नीट का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड रहिए और चीजों को ईमानदारी से बच्चे कंप्लीट करिए, आप बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। एग्जाम इसलिए तो है ही नहीं कि भाई वो आपको चेक करना चाह रहा है, बस एग्जाम इसलिए है कि वो अच्छे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। आपकी चेकिंग नहीं हो रही, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो आप सबको ये लगता है कि मेरा माइंड चेक किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं चेक किया जा रहा। आपका माइंड चेक होगा मेडिकल कॉलेज में जाके। अब तक तो आपके लिए 33% पासिंग मार्क्स थे, मेडिकल कॉलेज में बढ़ जाएंगे 50%, 48% लाना कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए। तो चेक तो वहां किया जाएगा आपको, यहां आपको चेक नहीं किया जा रहा। यहां सिर्फ इतना है कि एक सही और एक स्वच्छ और एक साफ सुथरा माइंड जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। एग्जाम सिर्फ इसलिए, आपने क्या इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया अपना, उस पर मत जाइए प्लीज। ठीक है? तो ये बातें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली। अगर आप इस सेल साइकिल को पढ़ेंगे ना पूरे को, तो आपको पता चलेगा कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एनसीईआरटी ने इस पहले पैराग्राफ में लिख के दिया, आप इस पहले पैराग्राफ को जल्दी से पढ़िए सेल साइकिल वाले को। पढ़ दिया? पंडित जी लेट हो जाते हो रोज यार। हाँ जी, पढ़ लिया। इसमें देखो लास्ट की लाइन में लिखा है कि ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये बात आपको समझ में आई है? उसने ये भी कहा कि भाई साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल, यस और नो? भाई सेल ग्रोथ और फिर ब्रैकेट में लिखा है इन टर्म्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब थ्रू आउट द सेल साइकिल चलता है। बच्चा कहता है सर बातें सारी समझ में आई हैं, बस एक शब्द बता दो इंटैक्ट जीनोम का मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आपको ये समझना है कि जैसे ये मदर सेल है, इसमें 2n = 46 है, और हम लिखते हैं n = 23, तो n = 23 जीनोम है। सही है बात या नहीं? तो ह्यूमन सेल में हैप्लॉइड जीनोम कितने हैं? 2। अब बताओ कि जब सेल डिवीजन के बाद कितनी डॉटर सेल बनी? तो इन दोनों डॉटर सेल के अंदर सेम टू सेम वही ऐसा का ऐसा जीनोम आ गया ना? हाँ या ना? तो बोलो जीनोम जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए एज इट इज विदाउट एनी चेंज, उसको क्या बोलते हैं? इंटैक्ट जीनोम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जनरेशन टू जनरेशन एज इट इज ट्रांसफर हो गया ना माइटोसिस में, इसे क्या बोलेंगे? इंटैक्ट जीनोम। क्या बोलेंगे? इंटैक्ट जीनोम। समझ रहे हैं बात या नहीं? 163 नंबर पेज पे जो नीचे डब्बा दे रखा है, उसके क्वेश्चन थे 5 और पांचों सॉल्व करवाए मैंने आपको। पेज पलटो आप 164 पे आओ, ऊपर एक डिब्बा और दिया गया है ना, उसमें क्वेश्चन है, मतलब पहले जानकारी है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। अनियन, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स। कितने बच्चों की एनसीईआरटी में यहां 14 क्रोमोसोम है?
जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे इन बातों का जो मैं बोल रहा हूं। कितने बच्चों की एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पे जो ऊपर डब्बा दिया गया है, बॉक्स में जो क्वेश्चन है ब्राउन कलर के शेड में, उसमें इट हैज 14 क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है। तो आप इसको काट के 16 करिए। 14 पी प्लांट में होते हैं, मटर के प्लांट में। 16 याद करने हैं आपको। कितने? अनियन में 16 होते हैं, मतलब इनके पास एडिशन 2019 से भी पुराना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अभी इसमें सही होके आ गया ये 16 क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं फिर। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स will the cell have at G1 phase, after S and after M phase? आप बताओ कि अगर यहां 2n इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, तो S फेज में भी सेम रहेगा और G2 में भी 2n इज इक्वल टू, लेकिन डीएनए की अमाउंट 2C से क्या हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो डॉटर सेल बनेगी दोनों आफ्टर M बोला ना उसने, इसका मतलब वो साइटोकाइनेसिस के बाद की बात पूछ रहा है। तो यहां भी दोनों सेल में क्या रहेगा, 2n इज इक्वल टू, तो उसने कहा एट G1 बोलो 16, आफ्टर S बोलो 16, आफ्टर M, तो तीनों का आंसर जाएगा 16, 16 और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए अमाउंट ऑफ द सेल्स आफ्टर G1, एट द G1, आफ्टर S एंड एट G2? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि यहां 2n इज इक्वल टू क्या है। तो आप बताओ कि बनने वाली डॉटर सेल्स भी तो 2C होंगी, हाँ या ना? लेकिन S के बाद G2 में ये डीएनए अमाउंट कैसे होगी? तो बोलो एट G1 और आफ्टर S एट G2 4C। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके, हाँ या ना? क्लियर है इसको? तो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई जनरलाइज बात कि सेल साइकिल एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसमें बहुत बढ़िया से कंट्रोल चलता है सेल साइकिल के अंदर। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अब उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको हो तो बताओ, पक्का? एक प्रॉब्लम याद कर लो, बोलो न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस नोट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहला केस तो ये याद कर लो कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो आप बताइए, एक सेल, सेल में न्यूक्लियस 2n2C का, इसमें सबसे पहले आप बताओ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, क्या हुआ? और न्यूक्लियर डिवीजन से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो। और ये दोनों न्यूक्लियस भी 2n और 2C वाले बने। अब उसके बाद सेल में साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा? तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन। यस और नो? और अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन। और मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होने से एक ही सेल के अंदर मल्टीपल क्या बन गए, न्यूक्लियस। यस और नो? और सारे न्यूक्लियस 2n और 2C वाले। यस और नो? इस सेल को हम क्या बोलेंगे, बोलो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी ने इसे सिंसाइटियम लिखा है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है साइटोकाइनेसिस के लास्ट में, पेज नंबर 166 है, साइटोकाइनेसिस है हेडिंग, है ना? नीचे नीचे लास्ट की लाइनों में आपको ये लिखकर दिया गया है कि इन सम केसेस सम टाइम न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सही है बात या नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एक सेल में मल्टीपल क्या बन रहे हैं, न्यूक्लियस, और इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। कैसी कंडीशन? और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को एनसीईआरटी ने यहां क्या लिखा, और एग्जाम्पल दिया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सही है बात या नहीं?
ऑफ कोकोनट। आप कोकोनट वाटर पीते हो ना जो, हाँ या ना, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पी जाते हो आप। सही है बात या नहीं? और जो आप खाते हो ना कोकोनट का व्हाइट वाला पार्ट, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या होता है? ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। नई एनसीईआरटी में तो पहला चैप्टर ही हो गया ये। सही है बात या नहीं? हाँ बेटा। एस पेज और ये वाला, इसमें क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या क्या नहीं होता? हाँ, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद आएगा ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन किसमें कंप्लीट हुआ? तो मैं चेक कहां करूं? एस से G2 में नहीं, G2 से M में, क्योंकि ये मैं यहां सारे काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे एम फेज के लिए तो कंपोनेंट चाहिए ना। सिर्फ क्या डीएनए रेप्लिकेशन होने से ही सेल डिवीजन हो गया? और भी तो रिक्वायरमेंट्स है मेरी, उनको भी तो देखना है या नहीं देखना मैंने। सही है बात या नहीं? तो G2 फेज में आने के बाद ये काम शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब G2 फेज कंप्लीट होते होते हम सारी चीजें चेक भी कर लेते हैं और उसके बाद किस में चले जाते हैं? एम फेज में। इसका मतलब जिस चेक पॉइंट को हम G2M बोल रहे हैं वो वास्तव में काम तो G2 में ही कर रहा है। चले भी आगे, यस और नो? पहला, क्योंकि सेल अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगी तभी डिवाइड करेगी। डिवीजन हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही होता है। ये हम पहली बार पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि यहां पर तो सेल को रोका भी जा सकता है डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, G0 पे। लेकिन उसके बाद कहीं सेल रुकती नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चेक पॉइंट है पहले वाला। ये बात तो मैं पहले बोल के आया था, सेल डिवीजन शुरू करते रहे। आगे बढ़े इसमें। यहाँ एक टर्म है, क्या दी गई है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको ना ये बात ध्यान रखनी है, दो टर्म होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए। एक तो होती है सिनोसाइटिक, एक होती है सिनसाइटियम। ठीक है? दिमाग में डाल लो एक बात आप, बायोलॉजी में कहीं पर भी SYN टर्म आ जाए ना, सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, और सिम का मतलब होता है साथ साथ। बोलो सिम्बायोसिस, दो साथ साथ रहने वाले ऑर्गेनिज्म। सही है? सिम। लेकिन सिन का मतलब होता है क्या? बोलो सिनजेनेसिस, सिनगेमी, सिनेंड्रस, फ्यूजन। सही है बात या नहीं? तो दोनों में मतलब ये है कि भाई अगर कोई सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हो जाए बोलो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड बनेगी। कैसी बनेगी? इस केस को क्या बोला जाता है? और आप बताइए कि यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट ये हुआ क्या है? बोलो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या लिख दिया? सिंसाइटियम। तो बोलो एनसीईआरटी हमें सिंसाइटियम या सिनोसाइटिक का मतलब थोड़ी समझा रही है। सिंसाइटियम या सिनोसाइटिक का मतलब नहीं समझा रही। उसने ये लिखा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब क्या लिख दिया। लेकिन इसमें होता ये है कि एक से ज्यादा टाइप की सेल्स है ना, जैसे ये, और ये आपस में क्या कर गई हैं? फ्यूज हो गई हैं। तो आप बताओ, इनका साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया है लेकिन न्यूक्लियस मिक्स, तो यहां पर भी सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड आई है। कैसी आई है? कैसी आई है? इसे कहेंगे सिंसाइटियम केस। सिनोसाइटिक का मतलब वास्तव में ये है सिनोसाइटिक, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको लिखा क्या? लेकिन सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक दोनों का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो तो सिनोसाइटिक, और अगर जुड़ने के सेल्स के जुड़ने से डेवलप हो तो, समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का केस है। यहां तक प्रॉब्लम हो तो खड़े हो जाओ। ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि उनको कुछ समझ में आ रहा है? चलो, आ रहा है, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। दूसरा, सेल्स में पॉलीप्लॉइडी डेवलप होना। पॉलीप्लॉइडी डेवलप होना। पॉलीप्लॉइडी डेवलप होने को बोलो एंडोमाइटोसिस कहते हैं।
और इसका कॉज क्या है? बोलो। स्पिंडल फॉर्मेशन नोट अकर्स। क्या बोलोगे? स्पिंडल फॉर्मेशन नोट डज नोट अकर्स। इंग्लिश में मत जाना आप, है ना, समझने पे जाना। श्याम कह रहा है यस सर, ईश्वर, जीनत और अब्दुल्ला सबको यस सर है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है मतलब। एंडोमाइटोसिस से पॉलीप्लॉइडी डेवलप होती है और इसका रीजन क्या है? स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। मैं इसको भी समझाता हूं, देखो आपको। आप बताओ, एक सेल है अपने पास, सेल के अंदर क्रोमेटिन फाइबर हैं कितने? ये सेल जाएगी बोलो एस फेज में, मतलब डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से इस सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमेटिन फाइबर कितने हैं? 4। लेकिन हर एक में डीएनए कैसा है? सही है बात या नहीं? अब मुझे बताओ, ये सेल है 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट, लेकिन इधर है 2n = और डीएनए की अमाउंट। सही है बात या नहीं? फिर उसके बाद बताओ कि ये सेल जो है वो सेल साइकिल के लिए गई और जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो क्रोमोसोम्स बने। क्या बने? क्रोमोसोम्स बने। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? तो क्या ये क्रोमोसोम के डीएनए अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो सकते हैं? स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो क्या सेंट्रोमियर अपने काइनेटोकोर में स्प्लिट हो सकते हैं? यस। क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम सेंट्रोमियर को स्प्लिटिंग करवाना है ही नहीं, वो तो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो इसका मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट तो हो ही सकता है, हाँ या ना? और अगर सेंट्रोमियर यहां क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, तो आप बताओ कि सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी सेल के अंदर क्रोमोसोम थे 1 2 3 और, तो कंडीशन हम पढ़ रहे थे 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट। लेकिन जैसे ही सेंट्रोमियर क्या हुआ, सेंट्रोमियर क्या हुआ, स्प्लिट, तो क्रोमोसोम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेल हो गई 4n = और डीएनए की अमाउंट 4c। और उसके बाद आप बताइए इस सेल में फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, किसका? तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कंडीशन आ गई। समझ या नहीं? यस और नो? बोलो। 4 तो हो गए कैसे? एक ज्यादा बन गया ना, वही देख रहा था मैं। 4 तो हो गए बोलो छोटे क्रोमेटिन और 4 हो गए, यहां अभी था 2 छोटे 2 बड़े, यहां हो गए 4 छोटे और 4, तो सेल बन गई अपने पास बोलो 4n और 4c। मतलब ये हो गया कि सेल जो है बच्चे वो 2n से क्या हो गई, 4n हो गई। तो बोलो पॉलीप्लॉइड हो गई। तो n का मतलब क्या होता है? कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। यहां लंबे की कॉपी कितनी थी और छोटे की? तो हर एक की 2 कॉपी थी, इसलिए 2n। अब बताओ यहां लंबे की कॉपी कितनी है, छोटे की? तो बताओ हर एक क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? तो बताओ ना, पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो गई। और पॉलीप्लॉइडी कब डेवलप होती है? और आप बताइए इसे इंड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन। क्या बोलोगे? कॉल्चिसिन। कॉल्चिकम नाम का प्लांट है बच्चे, जिससे केमिकल निकालते हैं कॉल्चिसिन। और ये जो कॉल्चिसिन है ये क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंक्रीज कर देता है। ये टोपी वाले के ठीक पीछे बैठा है भाई, खड़ा हो। लास्ट लाइन बता मैंने कहां लिखी और क्या बोला है, खड़ा हो जा। बीमार है?
नहीं ना। तो पढ़ाई जब तेरे को घर पे जब पढ़ना होता है या सोना होता है उस टाइम पे क्या करता है तू? है पापा मम्मी को मतलब इंसिस्ट करते हो कि हमें कोटा में एडमिशन दिलवा दो, क्यों? क्योंकि कोटा में मास्टर पढ़ाता बहुत है और नींद बहुत अच्छी आती है, तो इस साल तो मैं मेरी नींद पूरी करूंगा। मखड़ा वाले जाके पीछे। हाँ जी, इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन, ये काम आपको आएंगी चीजें, हालांकि ये चैप्टर आपके अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, 12th क्लास में था, लेकिन आप उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे बच्चे, हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना, हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हैं मेरी बात है? ट्रिटिकेल नाम का 6 टाइप का प्लांट बनाते हो व्हीट और राई में क्रॉस करवा के, अच्छे करेक्टर्स वाला, तो इनको हाइब्रिड्स कहा जाता है। तो हाइब्रिड्स को पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करवा के बनाया जाता है इसमें लेबोरेटरीज के अंदर। तो कोई पूछे ना कि भाई पॉलीप्लॉइडी कैसे इंड्यूस होती है, तो आप बताना एंडोमाइटोसिस से। किससे इंक्रीज होती है? एंडोमाइटोसिस से। यहां तक प्रॉब्लम? ठीक है, एक और सेन सुनो आप, बोलो एंडो रीडुप्लीकेशन। क्या बोलोगे? और एंडो रीडुप्लीकेशन से जो क्रोमोसोम बनते हैं उनको पॉलीटीनी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, इन सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की सलेवरी ग्लैंड के अंदर ये आपको मिलते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? पॉलीटीनी। बोलो, इनको दैत्य जियांट क्रोमोसोम्स कहा जाता है, बड़े होते हैं। पूछो कैसे? अभी हमने क्या कहा था कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ और उसके बाद जो क्रोमेटीन है वो अपने सेंट्रोमियर से अलग भी हो गए, तो पॉलीप्लॉइडी आ गई। केस को याद करो यूं कि भाई यहां पर ये एक क्रोमेटिन फाइबर, ये एक क्रोमेटिन फाइबर, इसमें एक डीएनए और 2n इज इक्वल टू 4 और डीएनए की अमाउंट। फिर उसके बाद यहां हुआ है, बोलो, डीएनए का रेप्लिकेशन। यहां क्या हुआ है? डीएनए का। और जब डीएनए का यहां रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन से एक क्रोमेटिन फाइबर में एक, दो, तीन और, तो आप बताइए कंडीशन चेंज होके क्या हो गई? 2n इज इक्वल टू 4 और डीएनए की अमाउंट। अब उसके बाद क्या होगा? बोलो, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएंगे, हाँ या ना? बोलो, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मल्टीपल डीएनए रेप्लिकेशन हुए, बहुत बार लगातार डीएनए रेप्लिकेशन बार बार होता गया, और बार बार होता गया। तो बताइए उसके बाद इस सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन फाइबर होगा उसमें डीएनए कितने होंगे? हैं? बहुत सारे होंगे ना? यस और नो? अच्छे से ना? यस और नो? तो उसमें डीएनए क्या होंगे? और उसके बाद जब ये बच्चे कंडेंस होकर किसको बनाएंगे? क्रोमोसोम को। तो बताइए एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड के नंबर कितने? बहुत सारे ना? यस और नो? यस और नो? तो बोलो, ऐसे क्रोमोसोम को पॉलीटीनी क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसमें क्रोमेटिड के नंबर क्या होते हैं? मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक बार नहीं, अनेक बार हो गया, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए है, इनको कहा जाता है जिएंट क्रोमोसोम्स। स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट्स में मिलता है ये। आपका मॉड्यूल अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो चीजें हैं नहीं, तो आपको पता चलेगा कि ड्रोसोफिला के अंदर ये 2000 डीएनए बन जाते हैं उसके अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को पॉलीटीनी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कंडीशन आपको समझ में आई है? हाँ या ना? लास्ट बता रहा हूं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या हो गया बेटा? है? तो पेन पेंसिल मांगते टाइम तो हंस भी देता है बेवकूफ, तो कोई तरीके से बनाना है यार, ऐसे मत कर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा आपको? मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि एनसीईआरटी में, लेकिन चेक पॉइंट पे एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम पॉलीटीनी क्रोमोसोम पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मुझे भाई बने भी रहना है सिस्टम के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
हाँ या ना? तो आपके पास ये भी बोलने के लिए नहीं है कि केवल सर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी के अलावा बातें बताता हूँ, लेकिन कब बताता हूँ? हाँ, जब मैं पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट करवा लेता हूँ उसके बाद लास्ट में। और ये आपको यहां से समझ में आएंगी अब चीजें आगे के टॉपिक्स के लिए भी, कि भाई सर एक्स्ट्रा बातें भी हमें बता देंगे जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। कब बताएंगे? हाँ, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो सारे केस समझा देंगे और एक झटके में समझ में आ रही है बातें आपको। सीक्वेंस में चल रहा हूँ, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कहा कि भाई स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे, न्यूक्लियस का ही डिवीजन नहीं हो रहा। और तीसरा तीसरा हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार था? एक बार था, लेकिन अब कितनी बार है? मल्टीपल टाइम्स। अब मैं बता रहा हूं किसके बारे में, ये स्पेशल केस है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये oocytes में मिलता है कुछ ऑर्गेनिज्म के जो कि यॉर्क फॉर्मेशन ज्यादा करते हैं। यॉर्क फॉर्मेशन जो ज्यादा करते हैं उनके अंदर लैब क्रोमोसोम बन जाते हैं, और ये दिखते कब हैं? तो आप बताइए, डिप्लोटीन में, प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटीन होती है ना, उसमें दिखते हैं ये। और यॉर्क फॉर्मेशन का बेसिक वर्क होता है। आप ये समझेंगे कि जो एक सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर है। इसमें से मैं एक क्रोमेटिन फाइबर की बात कर रहा हूं। आप बताइए, ये क्रोमेटिन फाइबर जो है, अभी कितने डीएनए हैं इसमें? एक। लेकिन उसके बाद जब इसका क्या होगा डीएनए, तो रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए कितने? और उसके बाद ये क्या होगा? कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? और जब ये क्रोमोसोम बनाएगा ना बच्चे, तो क्रोमोसोम बेसिकली थोड़ा सा ऐसा बनेगा इसमें। क्या हुआ कि जिन सेल्स को यॉर्क फॉर्मेशन करना होता है ना, तो उनमें एग सेल के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस का फॉर्मेशन होता है, मतलब मियोसिस डिवीजन होता है। तो यॉर्क फॉर्मेशन के टाइम पे इनको आरएनए सिंथेसिस ज्यादा करना पड़ेगा। सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होगी। यॉर्क मतलब होता है न्यूट्रिशन। जैसे मैं अंडे की बात करूं, अंडे के अंदर येलो कलर की बॉल होती है ना प्रोटीन के अलावा, उसको यॉर्क कहते हैं हम। तो यॉर्क क्या है? न्यूट्रिशन रिच है, जो कि डेवलपिंग जाइगोट या एग सेल को क्या कर देता है? न्यूट्रिशन देता है। और आपको पता है स्पर्म सेल तो न्यूट्रिशन लेके ही नहीं आती, एग सेल को ही सब कुछ, साइटोप्लाज्म और सब। स्पर्म सेल का तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस है जो यूज किया जाता है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा। मैक्सिमम चीजें जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? एग सेल। तो एग सेल क्या करती है? जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन भी बना के रखती है, उस न्यूट्रिशन को हम यॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बताइए कि यॉर्क फॉर्मेशन के टाइम पे उसको आरएनए सिंथेसिस क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। यस और नो? तो आप बताइए कि इधर तो प्रोफेज चल रही है, क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। और उधर क्या हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से। अब आप एक बात समझो, बोलो कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो बताओ डबल स्टैंडर्ड क्या है? ये डीएनए। हाँ या ना? अब बताइए कि जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपको ये बात याद रखनी है कि जिस हिस्से में डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होगा, वहां पर डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड, वो टूट जाते हैं। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे। हाँ या ना? और डीएनए का क्या शुरू होगा? ट्रांसक्रिप्शन, जिससे क्या बनेगा? आरएनए। अब आप बताओ, ये क्रोमोसोम था, इसमें पूरे में डबल स्टैंडर्ड ये डीएनए जो है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। और उधर ये क्या हो रहा है? और ये आरएनए का सिंथेसिस भी कर रहा है। तो बताओ, जिस हिस्से में क्या टूट जाएंगे, तो जब उसको कंडेंस करेंगे तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये समझ रहे मेरी बात या नहीं? आई कार्ड दो बेटा एक बार। भाई ये वाली स्थिति आएगी, देखो आप, ये कंडीशन है कि ये डीएनए था ना दो, ये सही है। तो जब आप इसको ऊपर से क्या करेंगे? क्या करेंगे? कंडेंस करते टाइम ये दोनों स्टैंड बीच में से क्या हो गए? भाई जहां से नहीं अलग हुए वहां तो चिपके हुए हैं, लेकिन जहां से खुल गए वहां से क्या हो गए? तो साइडों में लूप बन गए, दबाने की वजह से। सही है बात या नहीं?
और इस लूप पर किसका सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है? एग्जैक्टली यहां आरएनए और प्रोटीन काफी ज्यादा है, यहां आरएनए और प्रोटीन ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? अच्छे से। और यॉर्क फॉर्मेशन के टाइम पे काम आते हैं बच्चे। और आपको ये भी याद करना है कि लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम इसलिए बोला गया है कि अगर इस डायग्राम को आप दूर से देखोगे तो ये आपको डायग्राम के जो लूप्स है ना वो कुछ ऐसे दिखेंगे। बोलो लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह। लैंप को, इसलिए इस शेप की वजह से इस क्रोमोसोम का नाम क्या है? लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। और ये जो आरएनए और प्रोटीन होता है क्या होता है? बोलो फ्यूचर में ये बच भी जाता है, इतना ज्यादा बन जाता है, बोलो ये इतना कि इसमें से कुछ एज इट इज बच जाता है सेल के अंदर, जाइगोट के अंदर, और वही सेल टू सेल आगे ट्रांसफर करता हुआ ऑर्गेनिज्म की सेल्स में आ जाता है। और इनको हम इंफॉर्मोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे ना कि इंफॉर्म क्या है तो आप बताना आरएनए और प्रोटीन। अब इंफॉर्मोसोम कैसे? तो बोलो इससे क्या जाइगोट के टाइम पे डीएनए कैसा रहा होगा उसकी जानकारी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? बोलो इसमें तो आरएनए है, तो बोलो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ही डीएनए होगा ना। समझ रही है मेरी बात या नहीं? क्योंकि जो डीएनए है उससे क्या बना है, तो आरएनए से डीएनए भी तो बन सकता है। तो हमें आरएनए से डीएनए की जानकारी मिल जाती है, इसको इंफॉर्मोसोम भी कहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये सारी जानकारी आपको जेनेटिक्स में मिलेगी, जहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम किसको कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है अच्छे से? एंडो रीडुप्लीकेशन और एंडोमाइटोसिस का मतलब ये है कि एंडोमाइटोसिस में तो पॉलीप्लॉइडी डेवलप हुई है। एंडो, सेल के अंदर ही डिवीजन हो गया ना न्यूक्लियस का, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन ना होकर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए? डबल हो गए। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए की अमाउंट क्या हो रही है? डबल हो गई। तो न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस तो हुआ लेकिन विदाउट स्पिंडल फाइबर हुआ, जिससे कि डीएनए की अमाउंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उसको एंडोमाइटोसिस बोला। और एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब है कि डीएनए का डुप्लीकेशन बार बार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े भाई। सेल साइकिल, हाँ तो मैं वही तो पढ़ा रहा हूं ना आपको। एक्सेप्शनल केसेस में ये तो बताया मैंने कि पहले मैंने आपको पूरा सेल डिवीजन बताया, सेल डिवीजन से फिर मैंने उसका चेक पॉइंट समझा रहा हूं। फिर मैंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, इरेगुलरिटीज भी आती हैं। इरेगुलरिटीज भी आती हैं। और ये जो मैंने आपको केस बताए उसके बाद, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का होना, एंडो रीडुप्लीकेशन होना, एंडोमाइटोसिस होना, ये सब क्या है? इरेगुलरिटीज तो है। क्लियर है भाई यहां तक अच्छे से? चलो फिर आपका ये चैप्टर हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें अब कुछ नहीं बचा है ना? बेटा तू घर पे पढ़ना अब इसको, है ना? डाउट पूछने मेरे से आपने अभी। हाँ, माइटोजन्स वो होते हैं जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं। माइटोजन किनको कहा जाता है? जो माइटोसिस को, और माइटोसिस को प्रमोट करने के लिए किसका बनना जरूरी है? साइक्लिन प्रोटीन का। तो ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे केमिकल्स जो सेल डिवीजन को क्या कर दें, उनको माइटोजन्स कहा जाता है। जी नोट फेज में माइटोजन्स काम नहीं करेंगे, इसका मतलब माइटोजन काम करेंगे जीवन से एस में जाते टाइम। बस अब एक बार रिपीट कर लेना घर पे, तू फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे बात कर लेना, मैं तेरे को सारी बातें बता दूंगा। ठीक है? क्योंकि ऊपर टाइम देख कितने मिनट लगाए मैंने। अब 54 मिनट का मटेरियल दोबारा डिवाइड कर, मतलब रिपीट करवाएगा तो मैं अगला चैप्टर शुरू नहीं कर पाऊंगा। कौन से वाली स्लाइड? ये वाली स्लाइड? बस इसमें तो ये समझ कि जो क्रोमेटिन फाइबर है उनके अंदर डीएनए कितना है। फिर उसके बाद सेल जब रेप्लिकेशन के लिए जाएगी, डिवीजन के लिए जाएगी, तो डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन नॉर्मल है। डिवीजन नॉर्मल है। बस आपको ये याद रखना है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम केवल दिखते हैं, ये इरेगुलरिटीज नहीं है। ये दिखते हैं, कब दिखते हैं? डिप्लोटीन स्टेज के टाइम पे। किसमें दिखेंगे? जिनमें यॉर्क फॉर्मेशन ज्यादा होता है। सही है बात या नहीं? अब डीएनए का रेप्लिकेशन होने से एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए है? 2 डीएनए है। अब आपको यह समझना है कि जब
सेल साइकिल चल रहा है, तो उस दौरान जो डीएनए है वो नॉन फंक्शनल तो है नहीं, फंक्शनल तो है ही वो डीएनए, हाँ या ना। तो आपको समझना है कि जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, मींस किसका फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए का जो हिस्सा आरएनए को बनाएगा वहां के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सही है बात या नहीं। तो ऊपर से जब हम इसको कंडेंस करते जा रहे हैं, क्योंकि डिप्लोटीन प्रोफेज है, और प्रोफेज में कंटिन्यू क्या होता है, कंडेंसेशन, इसके बाद डाइकाइनेसिस, फिर मेटाफेज 1 आएगी। तो उस टाइम पे जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है तो जिन हिस्सों के क्या टूट गए हैं, वहां से ये लूप बन जाते हैं साइडों में बाहर की तरफ। इस पे ये बनाए किस लिए गए थे, बोलो आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए। तो यहां पर आरएनए और प्रोटीन की अमाउंट काफी ज्यादा होती है, रिच होती है। और ऐसे क्रोमोसोम को लैंप ब्रश इसलिए कहा गया क्योंकि दूर से देखने पर इनकी शेप कैसी आ रही है, लैंप को साफ करने वाले ब्रश जैसी। क्लियर है बात आपको सबको, हाँ या ना। चलो फिर और सुना, क्या हाल है। अब तो फालतू में क्या होता है, वो हमारे ना कहावत है, छाछ में पानी मिलाओ, सही है बात या नहीं, तो फैलती जाएगी वो। मैं कह रहा हूं कि आपको ये समझना है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में जितनी भी जानकारी आपको टीचर देता है, वो सारी जानकारी वो किताबों से पढ़ के आता है, हाँ या ना। सिंपल सी बात समझो कि अभी तक हमें जो इरेगुलरिटीज दिखी है वो यही दिखी है, इसके अलावा भी कुछ होता होगा तो उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। तो जितनी जानकारी किताबों में है वही जानकारी टीचर को और वही जानकारी आपको, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, भी मैं कोई अंतर्जामी तो हूं नहीं। तो सिंपल बात समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, सेल डिवीजन को एक नॉर्मल वे में पढ़ा, कि भाई नॉर्मली जनरली सेल डिवीजन होता कैसे है, माइटोसिस, और उसके कोई एक्सेप्शन नहीं पड़े। एक जगह जरूर मैंने पढ़ाया था, नॉन डिजंक्शन को, जब मैं आपको एनाफेज 1 पढ़ा रहा था। उसके अलावा क्या क्या इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, वो मैंने आपको केस बता दिए, कि भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो ये, एंडो रीडुप्लीकेशन पूछे तो ये, एंडोमाइटोसिस पूछे तो ये, रीडुप्लीकेशन पूछ ले तो ये। इसका मतलब जनरली तो सेल साइकिल कंट्रोल होता है किससे, सेल डिवीजन के दौरान सेल साइकिल कंट्रोल होता है चेक पॉइंट्स के थ्रू। लेकिन कभी कभी ये चेक पॉइंट्स भी काम नहीं करते तो इरेगुलरिटीज आती हैं, तो वो इरेगुलरिटीज क्या आती हैं वो मैंने आपको बता दी। वो दो चेक पॉइंट काम नहीं करते इसलिए तो ये सब हो रहा है। अगर वो उसके बाद भी दोनों चेक पॉइंट वहां पर काम कर रहे होते तो ये एक्सेप्शनल केस क्यों होते। सिंपल बात को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए, आपको चीजें समझ में आ गई हैं, बस आपको ये लग रहा है कि ये समझ क्यों आ गई, पहले तो पता नहीं चला था इनके बारे में कभी। वो उस कंडीशन से बाहर निकली है आप, ठीक है। चलो फिर मैं आगे, काम की बात अगर किसी को दिमाग में हो तो बताइए, वरना फिर एनसीईआरटी पेज नंबर 206 खोलिए, 206। करें शुरू। चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहां फोटो से मतलब क्या है, हाँ ये नहीं कि जो क्लिक करते हैं वो, और सिंथेसिस से मतलब तो फॉर्मेशन ऑफ लाइट, तो फिर बोलो फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ये एबिलिटी किसमें है, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, और कुछ प्रोटिस्ट भी है। 5 किंगडम है ना हमारे पास, तो 5 किंगडम में से 3 किंगडम ऐसे पढ़ने हैं आपको जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। फंजाई और एनिमेलिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। अच्छा पहली बार फोटोसिंथेसिस कौन सी क्लास में पढ़ा था, 5th या 6th क्लास में, सही है बात या नहीं भाई, बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं ना आपके। तो 5th या 6th क्लास में क्या पढ़ा था, बोलो, पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय लाइट, CO2
वाटर एंड पिगमेंट्स, यस और नो। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लोरोफिल, तो मैं लिख देता हूं कि वो पिगमेंट कौन सा होता है जिसकी प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस चलता है। ये सबसे पहली डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ी थी और आपको पता चला था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, यस और नो। तो बात आई थी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द लाइट, CO2, वाटर एंड पिगमेंट। लेकिन बात यही नहीं रुकी, 6 के बाद 7th 8th 9 तक आप पहुंचे तो आपकी साइंस की बुक में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर आने लगे। तो जब केमिस्ट्री के चैप्टर आए तो आपको पता चला कि केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, उसमें फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में पता चला आपको कि जिनमें कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है, जिनमें कार्बन नहीं होता उनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है, ऐसे समझ में आने लगा। तो आप बताइए, डेफिनेशन थोड़ी और बदल गई, है ना। और आपने बोलना शुरू किया कि भाई सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय लाइट एंड पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट कौन था? क्लोरोफिल। बात चल ही रही है हमारी, सही है बात या नहीं? अब बच्चा कहता है सर आपने पहले वाले में तो लिखा कि लाइट, CO2, वाटर और पिगमेंट्स की 4 कंपोनेंट, और यहां केवल कितने कंपोनेंट लिखे? तो आप बताइए कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं ये कंपोनेंट ही तो हैं, CO2 और ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो C6H12O6, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, हाँ या ना? तो बताइए कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू द कॉम्प्लेक्स organic compounds by the presence of in the presence of light and pigment is called as the photosynthesis। क्लियर है बात या नहीं? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बाद हम 11th क्लास में आए। आज हम 11th क्लास का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? अभी आप 11th क्लास से ऊपर नहीं उठे हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप 11th 12th में ही चल रहे हैं। अभी 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करेंगे, तो अभी जो बातें पढ़ेंगे वो हम 11th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो अब से आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बोलना शुरू करिए कि फोटोसिंथेसिस इज फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय लाइट, वाटर एंड पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स कौन याद करने हैं आपको? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, पिगमेंट बोलने से और क्लोरोफिल बोलने से आप स्पेसिफाई हो जाते हो। मैं एनिमल हूं, पिगमेंट मेरे अंदर भी हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। और जब भी बात फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की आती है तो क्लोरोफिल आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए मैं लिख रहा हूं साथ में कि एंड क्लोरोफिल्स एंड पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल्स। बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है? और आप बैठो। सॉरी तूने अभी तक नहीं बोला मुझे, देख कान पकड़ के बोलते हैं ऐसे, हाँ। चलो, तो फिक्सेशन का शब्द का मतलब क्या है? जब भी आप बायोलॉजी में फिक्सेशन पढ़ो तो एक बात क्लियर कर लेना, बोलो गैस फॉर्म कन्वर्ट इनटू कंपाउंड फॉर्म। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ग्लूकोज कभी गैस नहीं है। आप बताओ, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज खिलाता है, पिलाता है, ब्लड में भी चढ़ाता है, लेकिन कभी ग्लूकोज सुंघाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो गैस है ही नहीं। अब आप सांस लो और छोड़ो, तो क्या छोड़ा? CO2 गैस। तो CO2 गैस है लेकिन ग्लूकोज कंपाउंड है। और जब भी गैस फॉर्म किसमें कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं फिक्सेशन। बोलो नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? मोर देन 70% नाइट्रोजन है, हाँ या ना? और जब वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलती है तो उसको क्या बोल देते हैं? तो सिंपल बात समझ लो आप, फिक्सेशन का मतलब होता है कि गैस फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू, इसे हम क्या बोलते हैं? तो अगर फ्यूचर में कभी लिखा है कि भाई फोटोसिंथेसिस इज फिक्सेशन ऑफ CO2, तो बोलो यस, इसमें CO2 गैस को फिक्स करके कंपाउंड ग्लूकोज बना दिया जाता है। यस और नो? अब इसके साथ साथ याद करो कि फोटोसिंथेसिस क्या
is reduction of CO2 in the presence of suitable oxidizable compound, suitable oxidizable compound, light and पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स कौन है? क्लोरोफिल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो यहां समझने की बात है कि फोटोसिंथेसिस को क्या बताया गया है? इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। किसकी प्रेजेंस में करेगा ये काम? लाइट और क्लोरोफिल की पिगमेंट में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, हाँ या ना? और बनाएगा क्या? C6H12O6 और साथ में क्या बनेगी? और ये ऑक्सीजन गैस जो है बोलो जैसी बनती है चली जाती है, सांस लो। ये आपने ऑक्सीजन ले ली जो प्लांट से निकली है इस इक्वेशन में। सही है बात या नहीं? अब हमने बोला रिडक्शन ऑफ CO2, तो बोलो H2O का जो हाइड्रोजन है वो किस में जुड़ेगा? कार्बन डाई। बोलो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन जुड़ा किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ और क्या बन गया? तो इसे बोला आपने रिडक्शन ऑफ CO2। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाइड्रोजन निकला किसमें से? तो फिर H2O का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया बोलो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O और उसमें से क्या निकली? ऑक्सीजन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन किसकी प्रेजेंस में? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। आप बताओ, पौधों को पानी देना पुण्य मानते हैं बुरी बात? हाँ। सूर्य को पानी देना अच्छा मानते हैं बुरा? हाँ। इसका क्या मतलब है? पौधों को पानी क्यों देते हैं? बोलो जो पानी है ना उससे ऑक्सीजन निकलती है, सांस लो। पूरे दिन में कितनी ऑक्सीजन ले जाते हो? बहुत सारी। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन आप ये भी समझिए कि जो बहुत सारी ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, यस और नो, ये ऑक्सीजन आपको मिलेगी कहाँ से? पानी से। इसलिए कहा जाता है कि पौधों को क्या दो। और सुबह सुबह सूर्य के सामने पानी देते हैं ऐसे करके लोग। अब क्या दूसरे लोग इसका मजाक भी बना देते हैं, हम जैसे जिनको नॉलेज कम होता है। तो कहते हैं पानी कौन सा सूरज तक पहुंच गया? तो बोलो पहुंचाना ही नहीं हमने। हम पानी सूर्य को इसलिए देते हैं कि भाई जो पानी ये नीचे जा रहा है जमीन में, तो सूर्य को दिखा के कि ये देख इतनी ऑक्सीजन यूज करूंगा पूरे दिन में और उतना पानी मिट्टी में दे रहा हूं। नहीं समझ रहा मेरी बात? यस और नो? क्योंकि ऑक्सीजन आ कहां से रही है? वाटर से। वाटर से। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? वाटर से। और किसकी प्रेजेंस में आ रही है? हाँ। लाइट नहीं होगी तो पानी का मतलब ही नहीं है कोई। इसलिए आप सुबह सुबह अपना एहसान उतार रहे हैं कि भाई ये लो इतना पूरे दिन में ऑक्सीजन लेंगे हम, पानी इतना दे रहे हैं आपको। और वैसे नॉर्मल चीज ये होती है कि अगर आप सूर्य को पानी नहीं भी दे रहे तो इसका मतलब कोई बुरी चीज थोड़ी है। आप ये पानी पौधों को दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बस करना क्या है आपको? वहां से ऑक्सीजन ही तो चाहिए। और ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में बनेगी? लाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। ये वो डेफिनेशंस हैं जिनको हम लेयर बाय लेयर हाई कंडीशन में पढ़ते गए। हम पहले सिंपल पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स और उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स। अब जो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा वो डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की ऐसी डेफिनेशन है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। मतलब लेटेस्ट जो जानकारी है फोटोसिंथेसिस के बारे में, आज हम जो डिटेल करते हैं फोटोसिंथेसिस की, वो डिटेल जिस डेफिनेशन के बेसिस पर करते हैं उसको अब पढ़ना शुरू करेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब इन चारों का मतलब भी फोटोसिंथेसिस ही है, लेकिन इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो लेटेस्ट डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। अगर आपसे पूछा जाए कि आज फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बताइए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोनिक एनर्जी converts into chemical energy
केमिकल एनर्जी बाय पिगमेंट्स CO2 एंड वाटर। अब बच्चा कहता है आपने लाइट नहीं लिखा। आप बोलो लाइट इसलिए नहीं लिखा कि फोटोनिक एनर्जी का मतलब ही लाइट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फोटोनिक एनर्जी का मतलब क्या है? अब आप बताओ भाई, ऐसे मत कर। सारी ऑक्सीजन तू ले जाएगा हमारे हिस्से की, तो हम कैसे रहेंगे फिर? हैं? ऐसे नहीं करना। बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर नाक के दो छोटे छेद है उनसे काम नहीं चलता, फिर मुंह फट जाता है। तो आसपास की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हो आप। तो अब क्या, धीरे धीरे पड़ोसी के पास भी ऑक्सीजन की क्या आने लगती है, कमी, तो फिर उसको भी क्या आने लगती है। और हम कहते हैं कि यार ये उबासियां ले रहा है मतलब आलस फैला रहा है। आलस नहीं फैला रहा, वो आपके आसपास की ऑक्सीजन को कम कर रहा है। इसलिए आप अपने हिस्से की ऑक्सीजन को अगर बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पड़ोसी को हमेशा जगाए रखें कि भाई ज्यादा उबासियां मत ले। ऐसा होता है ना कि लगातार कोई बंदा उबासियां लेता रहता है, थोड़ी देर में आप उसके साथ बैठे तो आपको भी आने लग जाती है। इसका मतलब है आपके आसपास की एयर की जो डेंसिटी है उसमें ऑक्सीजन की क्या कर दी गई है, कम है, क्योंकि उसने खींच लिया। आप तो दो नाक से खींच रहे हो, वो भाई पूरा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हंस रहे हैं, सही कह रहा हूं मैं। हाँ, साइंटिफिक मतलब यही है मेजर इसका बच्चे। कभी कभी आपने देखा हो, आप बहुत रिलैक्स बैठे होते हैं, और रिलैक्स बैठे बैठे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही मतलब आप आलस भी नहीं है, आपकी एनर्जी एनर्जी लेवल भी अच्छा बना हुआ है अंदर। खाना वाना आपने खा रखा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है सब कुछ। सही है बात या नहीं? लेकिन आप देखना बैठे बैठे ऐसे कर लेते हैं हम कई बार। ये एक अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन मुंह मत फाड़िए। सही है बात या नहीं? इसका मतलब है इससे आपने बल्क में ऑक्सीजन खींच ली है अंदर। तो प्लीज हमारा ख्याल रखिए आप, है ना? चलिए। तो हाँ, ऑक्सीजन की कमी हमेशा ऐसे नहीं है कि भाई हम प्रदूषण करके कर रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा ऑक्सीजन उबासियां लेते हैं वो भी तो पॉल्यूशन ही फैला रहे हैं, क्योंकि वो भी तो ऑक्सीजन की क्या कर रहे हैं। तो जितने ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे फिर उतनी CO2 भी तो छोड़ेंगे बाहर। नहीं समझ रहे आप बात? तो थोड़ा सा हमारा ख्याल रखिए आप, हम पे थोड़ी दया करिए, पढ़ना पढ़ाना है हमने। फोटोनिक एनर्जी मतलब क्या है? लाइट एनर्जी। मैं बात कर रहा था कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो सर आपको जब लाइट पढ़ाते हैं तो दो नेचर बताते हैं। जब आपको रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ना होता है तो वो कहते हैं वेव नेचर। लेकिन जब आप लाइट को एनर्जी कंसीडर करते हैं तो एनर्जी बंडल्स बताते हैं, फोटॉन्स या क्वांटम। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, फोटोनिक एनर्जी, क्योंकि प्लांट लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। और मैं एनर्जी फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो फिर मैं वेव की बात तो करूंगा ही नहीं ना। मैं बात किसकी करूंगा? हाँ, तो इसलिए मैंने फोटोनिक एनर्जी लिखा है। कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कौन है? ATP। आप बताइए, लाइट रिएक्शन से क्लोरोप्लास्ट में लाइट की एनर्जी से क्लोरोप्लास्ट में क्या बनाए जाते हैं? तो इसका मतलब लाइट एनर्जी वाली एनर्जी किसमें है? और जो ATP है उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अब बच्चा यहाँ कहता है ATP तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर किसने पढ़ाई है आपको? दोनों में F0 और F1 पार्टिकल था। और आप याद करो, F1 पार्टिकल पर ATP बनता है। बोलो, जो ATP बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बनते हैं सेल के लिए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल फर्निशेस या बैटरीज बोला जाता है, क्योंकि वो सेल को एनर्जी देते हैं। बदले में आपको यह भी समझना है कि ATP क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है। किसमें बनता है? लेकिन जो ATP क्लोरोप्लास्ट में बनता है, वो ATP क्लोरोप्लास्ट के लिए बनता है, सेल के लिए नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो क्या ग्लूकोज में एनर्जी है? कहां से आई? और इसमें एनर्जी कहां से आई? तो हम कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सनलाइट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। हाँ हाँ बेटा। और सुना, क्या हाल है? बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया, चिंता मत कर। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से ATP बनता है, क्लोरोप्लास्ट में ATP से ग्लूकोज बनता है, ऐसे याद कर लो। हाँ, ATP से। हालांकि क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज किससे बनता है? लाइट से। लेकिन लाइट सीधा ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करवाती।
आप बताइए, लाइट एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है और फिर उस एटीपी से ग्लूकोज बनाया जाता है। इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं आपके इजी करने के लिए कि भाई अगर आप लाइट एनर्जी से एटीपी बनाते हैं तो इसका मतलब है ये कौन सी रिएक्शन है, और अगर आप एटीपी से ग्लूकोज बनाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, डार्क। और अब ये जो ग्लूकोज बना है ना, ये ग्लूकोज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस ग्लूकोज से एटीपी बनाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब सनलाइट से एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, यहां से जो एटीपी होते हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद जब ग्लूकोज से आगे एटीपी बनाया जाता है तो कम बनता है। इसका मतलब जितनी लाइट एनर्जी आएगी उतना एटीपी बनेगा, ऐसा जरूरी? फिर थर्मोडायनेमिक्स का रूल यही है ना। हाँ, लॉस होती रहती है एनर्जी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो रियल तो सनलाइट वाली एनर्जी जो है प्रॉपर हमें उतनी थोड़ी मिल रही है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि ग्लूकोज में जो भी एनर्जी होती है वो आती लाइट से ही है, लेकिन सीधा लाइट से नहीं आती, ऐसे चलना है इसको। तो हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ते टाइम पहले लाइट एनर्जी से क्या बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, फिर उस एटीपी से क्या बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? पक्का? अब उस भाई का डाउट ये था कि फोटोसिंथेसिस आप सनलाइट में करवा रहे हो, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्या? तो ये भी बताएंगे आपको, बढ़िया से बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट बहुत हो जाती है ना बच्चों में। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है बच्चे, मेरा काम यही है। और अगर मैं मेरे काम में अच्छा नहीं रहूंगा तो फिर आप कल को क्या बनने वाले हो? तो डॉक्टर अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो आपका डॉक्टर बनने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने काम को एंजॉय करो। नहीं समझ रहे? भी अगर एक तो होता है कि यार सुबह सुबह मेरे को 6:45 मैं फर्स्ट क्लास लेके बड़ा खुश होता हूँ, लेकिन एक मेरे दिमाग में ये आ जाए कि यार सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, जाके पढ़ाना पड़ेगा, चलो पढ़ा के आ जाता हूँ। अगर मैं घास काटने को काट दूं, मैं 10 मिनट लगते हैं, और तुम भी कहोगे गुरु जी क्या पढ़ाते हैं, समझ ही नहीं आता। फिर क्या पढ़ाते हैं जब समझ ही नहीं आता? तो नहीं होता कि ऐसा बच्चों में थिंकिंग दो तरह की चलती है ना, कि तो क्या पढ़ाते हैं यार गुरु जी, कितना टफ टॉपिक है, और फिजियोलॉजी को लेकर तो वैसे ही र्यूमर फैले हुए हैं, ये समझ नहीं आती। अब देखना तुम्हें सब समझ में आता है, बढ़िया से समझ में आता है। बस उसको क्या कर रखा है, कैसे फैला रखा है। हम चलेंगे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लाइन, आपको एनसीईआरटी की एक एक समझा के जाऊंगा मैं, जो भी टॉपिक बॉटनी का पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन वो बस एक है कि भाई बायोलॉजी है, बॉटनी, बॉटनी तो वैसे भी रटने गई है, क्योंकि जूलॉजी में तो फिर भी इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सर कहते हैं देखो यहाँ से बक्कल कैविटी में खाना जाता है, आप चबाते हो ना, तो बच्चा फील ले लेता है कि हाँ मैं चबाता हूँ। प्लांट के साथ उसको फील नहीं आता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? हाँ, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस ईमानदार रहना पड़ेगा चीजों के साथ, और मैं आपको बहुत सही से करवा दूंगा सब चीजें। आप बताइए, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, किसकी? तो आप बताइए, फोटोसिंथेसिस को ना हम फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। फोटो बायोकेमिकल। पूछो क्यों? क्योंकि आप ये समझो ना बच्चे, यहां केमिकल रिएक्शन चल रही है, ये चलती तो लाइट की वजह से है ना, इसलिए हो गया फोटो केमिकल रिएक्शन, लेकिन लिविंग की। फोटोसिंथेसिस लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग, इसलिए बायो शब्द लगाना जरूरी हो जाता है। तो फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। दूसरा, इसे आप फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। पूछो क्यों? अब बच्चा क्या जल्दबाजी में बोलते बोलते ना इसको फिजियो बोल जाता है, क्योंकि उसको लगता है प्लांट फिजियोलॉजी है ना, तो वो बोलता है फिजियो बायोकेमिकल। बोलना है फिजिको बायोकेमिकल। पूछो क्यों? क्योंकि लाइट फिजिकल फैक्टर है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? फिजियो का मतलब तो हो जाता है केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। फिजियोलॉजी बोलो मेटाबॉलिज्म, और फिजिको बोलो फिजिकल से आया है, और फिजिकल फैक्टर है लाइट, केमिकल फैक्टर नहीं। इसलिए जल्दबाजी में बच्चा बहुत जल्द फिजियो बायोकेमिकल कर जाता है इसको, तो फिजियो बायोकेमिकल नहीं, फिजिको बायोकेमिकल बोलना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो फोटो बायोकेमिकल और फिजिको बायोकेमिकल का मतलब सेम ही है। तीसरा, आप बताइए, ये एक एंड्रोगोनिक प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सर्गोनिक जिसमें एनर्जी बनती है, एक होता है एंड्रोगोनिक जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। और आप बताओ, इतनी डेफिनेशन पढ़ी आपने, हर जगह आपने किसको रखा? लाइट। इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, और यहां तो लाइट एनर्जी को ही कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिना एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे आप। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए लाइट एनर्जी यूज होती है या नहीं?
पड़ोसी को समझा के 15-20 मिनट वहां खड़ा होके आया हूं मैं। खड़ा होके वहां खड़ा होके कौन आया, वहां पे कौन रुक के आया था, तो पड़ोसी को समझाया एक को छोड़ के, चश्मे वाले को। हाँ उसको बता कैसा लगता है वहां खड़े होके। तो फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस और एंटरगोनिक प्रोसेस समझ में आई बात। आप बताइए फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ CO2 का क्या हुआ है, तो वहीं बताओ ना वाटर का क्या हुआ है। हाँ तो इसलिए क्या कह सकते हैं इसको हम, रेडॉक्स प्रोसेस। समझ रहे हैं बात या नहीं, हाँ या ना। तो फोटोसिंथेसिस फोटो बायोकेमिकल, फिजिको बायोकेमिकल, एंड्रोगोनिक, रेडॉक्स प्रोसेस। CO2 का क्या हो रहा है, तो वाटर का। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी किसे कंसीडर करना है, ATP को। सही है बात या नहीं, और वो ATP आगे किस में कन्वर्ट होगा, हाँ तो ATP से ग्लूकोज बनाया जाता है, लाइट से डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बन सकता। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो भाई साहब का क्वेश्चन था कि इस लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इस बात को प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि आज का मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। तो कल अपने यहीं से शुरू करेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। ओके बच्चों।